हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग स्टूडेंट। ये तीनों विशेज़ मेरी इसलिए होती है कि आप जिस भी समय मेरी वीडियो देख रहे हैं, मेरी वेल विशेज़ हमेशा हमेशा आपके साथ है। आज हम केमिकल रिएक्शंस और केमिकल इक्वेशंस को डिस्कस करने वाले हैं। केमिकल रिएक्शंस और केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं उसको बहुत बेटर वे में समझने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि केमिकल चेंज क्या होता है, और केमिकल चेंज को समझने के लिए हमें फिजिकल चेंज से उसको कंपेरिजन करना होगा। तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि फिजिकल चेंज क्या है, फिजिकल चेंज किसे बोलते हैं। तो फिजिकल चेंज क्या होता है? द प्रोसेस इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, यानी वो प्रोसेस जिसमें कुछ नया नहीं बनता है, वो क्या कहलाती है? फिजिकल चेंज कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा कि आपके पास सपोज करते हैं एक पेपर था, पेपर आपके पास था। जब आपने पेपर लिया तो वो पेपर ही था, लेकिन अगर आपने उस पेपर को टीयर कर दिया, फाड़ दिया, तो आप मुझे बताइए फाड़ने के बाद, टीयरिंग करने के बाद क्या मिलेगा आपको? पेपर। वो पहले भी पेपर था और फाड़ने के बाद भी पेपर है। केवल चेंज क्या आया? उसकी फिजिकल स्टेट में, यानी उसके साइज में और उसकी शेप में अंतर आ गया। तो द प्रोसेस इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, ओनली शेप एंड साइज एंड स्टेट इज चेंज्ड, दैट इज नोन एज फिजिकल चेंज। जैसे इसका सबसे सही एग्जांपल मैंने आपको दिया कि अगर आप टीयरिंग ऑफ पेपर, अगर आप पेपर को फाड़ते हो तो फाड़ने से पहले भी पेपर था और फाड़ने के बाद भी पेपर है, केवल डिफरेंस आया उसकी शेप में और साइज में, तो उसे क्या बोलते हैं? फिजिकल चेंज। इसी तरीके से आपके घर में जब कोई फ्रूट होता है, सपोज करते हैं एप्पल है और एप्पल आप कट करके खाते हो, तो एप्पल कट करने से पहले क्या था? एप्पल, और कट करने के बाद क्या रहा? एप्पल। केवल क्या हुआ? उसके साइज में डिफरेंस आया, नया कुछ नहीं बना, तो वो क्या था? फिजिकल चेंज। तो द प्रोसेस इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, यानी वो प्रोसेस जिसके अंदर नया सब्सटेंस नहीं बनता है, वो क्या कहता है? फिजिकल चेंज कहलाता है। नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। दूसरी बात, यहां पर नो न्यू सब्सटेंस यानी कोई सब्सटेंस नहीं बनता है, ओनली शेप एंड साइज इज डिस्टर्ब्ड, यानी केवल शेप और साइज ही डिस्टर्ब्ड होते हैं, यानी चेंज होते हैं और कोई चेंज नहीं आता है, तो वो क्या कहलाता है? फिजिकल चेंज। एग्जाम्पल में हम कह सकते हैं किसका? टीयरिंग ऑफ पेपर, टीयरिंग ऑफ पेपर। वहीं पर हम इसका और एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं? मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ आइस एंड सो ऑन। बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, लेकिन हमें फिजिकल चेंज नहीं, हमें तो केमिकल चेंज पर ज़्यादा फोकस करना है। अब बारी आती है केमिकल चेंज। तो केमिकल चेंज क्या होता है बच्चों? आप लोग 9th में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि केमिकल चेंज क्या होता है। द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड विद न्यू प्रॉपर्टी, यानी वो प्रोसेस जिसमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है। न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड विद न्यू प्रॉपर्टी, न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड विद न्यू प्रॉपर्टीज, वो क्या कहलाता है? केमिकल चेंज कहलाता है। विद न्यू प्रॉपर्टीज, दैट इज नोन एज केमिकल चेंज। अब इसका एक एग्जांपल समझते हैं। अभी हमने पेपर को टीयर किया था, फाड़ा था, अब उस पेपर को हम बर्न कर देते हैं। तो बर्न करने से पहले वो पेपर क्या था? पेपर था। और पेपर, कोई भी पेपर किस चीज़ से मिलकर बना होता है? केमिकली कार्बन, हाइड्रोकार्बन से, कार्बन से, ठीक है। लेकिन जब उस पेपर को हमने बर्न कर दिया, आफ्टर बर्निंग क्या वो आपको पेपर मिलेगा? क्या बन जाएगा वो? ऐश। अब हमने कहा नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड विद न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड विद न्यू प्रॉपर्टी, है ना। नया सब्सटेंस बनता है न्यू प्रॉपर्टी के साथ। पहले क्या थी पेपर की प्रॉपर्टी? वो व्हाइट कलर का दिख रहा था, उस पर हम लिख सकते थे, लेकिन जब उसमें चेंज आ गया, एक केमिकल चेंज आ गया, उसको बर्न कर दिया, तो केमिकल चेंज था वो। और केमिकल चेंज करने के बाद अब ना तो आप उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो गई, आप उस पर लिख नहीं सकते, वो व्हाइट कलर का नहीं रहा, और आप चाह के भी उसे वापस पेपर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, यानी उसको वापस कन्वर्जन नहीं दे सकते। तो वो क्या कहलाता है? केमिकल चेंज। जब नया सब्सटेंस बनता है नई प्रॉपर्टीज के साथ और उसको वापस आप रिवर्स नहीं कर सकते, तो वो प्रोसेस कहलाती है केमिकल चेंज। अब मैं आपको केमिकल चेंज क्यों बता रहा हूं? तो केमिकल चेंज से ही केमिकल रिएक्शंस की और इक्वेशन की डेफिनेशन बनेगी। तो केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन क्या होती है? द केमिकल प्रोसेस इन विच केमिकल चेंज इज अकर, the chemical process, those process in which chemical change is occurred, that is known as chemical reaction। यानी हर वो प्रोसेस जिसके अंदर केमिकल चेंज होता है वो केमिकल रिएक्शन बनती है। और केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन भी यही होगी, द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड विद न्यू प्रॉपर्टीज, दैट इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। यानी वो प्रोसेस जिसके अंदर एक नया सब्सटेंस बनता है नई प्रॉपर्टीज के साथ, वो क्या कहलाता है? केमिकल रिएक्शंस कहलाता है। तो बच्चों, आपको अब ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शंस जब आपको समझ में आ गया, तो मैं डेफिनेशन क्या बोल रहा हूं? द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड विद न्यू प्रॉपर्टी, दैट इज नोन एज केमिकल रिएक्शन।
और अगर हम केमिकल चेंज को यूज करके डेफिनेशन बनाएं तो हम क्या कहेंगे, द प्रोसेस इन विच केमिकल चेंज इज अकर्ड दैट इज नोन एज केमिकल रिएक्शन, यानी वो केमिकल रिएक्शंस होती हैं। अब केमिकल रिएक्शन का एक एग्जांपल आप लोगों को देता हूं, जैसे मैंने कहा अभी बताया था आपको केमिकल रिएक्शन का एक एग्जांपल, या हम कहें कि बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। तो बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम क्या है, जब हम मैग्नीशियम को बर्न करते हैं बच्चों, तो मैग्नीशियम क्या है, एक मेटल है, और जब मेटल उस मेटल को बर्न कर देते हैं तो पता है क्या मिलता है, वाइट पाउडर मिलता है, वाइट पाउडर मिलता है। ठीक है, तो वाइट पाउडर मिलता है का मतलब पहले वो मेटल था, सॉलिड था, और अब वो पाउडर फॉर्म में आ गया। ठीक है, अब उस पाउडर को आप वापस मेटल नहीं बना सकते हो, तो वो क्या था, केमिकल रिएक्शन थी। अब कोई प्रोसेस केमिकल रिएक्शन होगी या नहीं होगी हमें कैसे पता लगेगा, तो कोई प्रोसेस केमिकल रिएक्शन होगी या नहीं होगी, तो किसी केमिकल रिएक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स का पता होना चाहिए। अगर हमें ये पता है कि केमिकल रिएक्शंस की ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, तो हम उन कैरेक्टरिस्टिक्स को आइडेंटिफाई करेंगे और इजीली हम क्या फाइंड कर लेंगे कि वो केमिकल रिएक्शन है या नहीं है। फॉर एग्जांपल, अब बारी आती है कि केमिकल रिएक्शन जब हमें समझ में आ गया तो हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स की। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं जिसके बेस पे हम कह सकते हैं या पहचान सकते हैं कि कोई प्रोसेस केमिकल रिएक्शन है या नहीं है। तो कौन कौन सी, तो किसी भी केमिकल रिएक्शन की 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो पहला क्या होता है, चेंज इन स्टेट। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक होती है चेंज इन स्टेट। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक होती है चेंज इन टेम्परेचर। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी होती है चेंज इन टेम्परेचर। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक होती है इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है आपका चेंज इन कलर, चेंज इन कलर। और लास्ट वन आपका होता है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन या प्रेसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ये तो 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं आपकी किसी भी केमिकल रिएक्शंस की। अगर किसी केमिकल रिएक्शन में ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स दिखती हैं या हमें इनमें से 3 या 4 कैरेक्टरिस्टिक्स भी शो हो जाती हैं तो हम कह सकते हैं वो केमिकल रिएक्शन है। अदरवाइज अगर इनमें से कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो वो फिजिकल रिएक्शन है, वो फिजिकल चेंज है, केमिकल रिएक्शन नहीं होगी। चलिए, अब चेंज इन स्टेट, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन इवोल्यूशन ऑफ गैस का एग्जाम्पल समझते हैं। अब चेंज इन कलर, चेंज इन इवोल्यूशन ऑफ गैस कैसे हम एग्जाम्पल लेंगे, तो सपोज करते हैं मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर एक एसिड लिया, मैंने एक एसिड लिया और वो एसिड है यहाँ पर H2SO4। अब अगर ये एसिड हमारा हाइड्रोजन सल्फेट है यानी सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, ये एसिड लिया और इस एसिड के अंदर मैंने एक मेटल डिप करा दी और वो मेटल कौन सी है, जिंक मेटल मैंने डिप करा दी। तो क्या होगा, चलिए देखते हैं क्या होगा। तो जिंक मेटल जब H2SO4 के साथ ट्रीट करेगी तो क्या होगा, बनेगा ZnSO4 जिंक सल्फेट और यहाँ से बाहर निकलेगी हाइड्रोजन गैस। ये जो एरो अपर डायरेक्शन में एरो का साइन होता है ये होता है इवोल्यूशन ऑफ गैस। ठीक है, तो क्या हुआ, अब हम इस रिएक्शन में, ये रिएक्शन जब होती है तो ये जो H2SO4 होता है और जब हम इस कंटेनर में डाल के जिंक को डालते हैं तो ये कंटेनर अपने आप हीट होना स्टार्ट हो जाता है। जब ये कंटेनर अपने आप हीट होना स्टार्ट हो जाता है तो इसका मतलब क्या है, इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है, सॉरी चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, अपने आप ही कंटेनर गर्म हो गया। तो चेंज इन टेम्परेचर एक सिम्टम हमें दिख गया, हमने कंटेनर को हाथ लगा के देखा। दूसरा इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन गैस बबल्स की फॉर्म में बाहर जा रही है, हाइड्रोजन गैस निकल रही है, तो वो क्या हो रहा है, इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है। ठीक है, और इवोल्यूशन ऑफ गैस के बाद यहाँ पर कलर भी थोड़ा सा चेंज आ जाता है, कलर भी में भी चेंज आता है। तो हमें कितने कैरेक्टरिस्टिक दिख गए, चेंज इन कलर दिख गया, इवोल्यूशन ऑफ गैस दिख गया, चेंज इन टेम्परेचर दिख गया। और अगर इन 5 सिम्टम्स में से कोई 3 सिम्टम्स भी आइडेंटिफाई हो जाते हैं तो हम कंफर्म हो जाता है कि वो केमिकल रिएक्शन है। तो केमिकल रिएक्शंस की ये 5 प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसके बेस पर हम कह सकते हैं कि कोई प्रोसेस केमिकल रिएक्शन होगी या केमिकल रिएक्शन नहीं होगी। चलिए, अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसके बाद बच्चों अगर मैं बात करूँ जैसे केमिकल रिएक्शंस की, तो केमिकल रिएक्शंस तो हमारे चारों ओर हो रही हैं, इवन हमारी बॉडी में भी बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, है ना। तो अब बात आती है कि केमिकल रिएक्शंस में हमारे चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। अब हमारे चैप्टर का नाम जब ये है केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशन, तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है।
तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो केमिकल रिएक्शन क्या है और केमिकल इक्वेशन क्या है, तो बच्चों आप समझो कि जो कोई प्रोसेस है, अगर कोई प्रोसेस है तो वो क्या है, केमिकल रिएक्शन। और अगर हम उस प्रोसेस को किन्हीं सिंबल्स के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो क्या है, केमिकल इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा कि कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, तो मैंने क्या बोली, मैंने बोली केमिकल इक्वेशन। अब अगर मुझे कहा जाए कि इस केमिकल इक्वेशन को हमें लिख के बताओ, तो मैं कार्बन के लिए कोई सिंबल लूंगा, कार्बन के लिए सिंबल क्या लूंगा, C। ऑक्सीजन के लिए मैं क्या सिंबल लूंगा, O2। और CO2 के लिए मैं, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए क्या सिंबल लूंगा, CO2। तो इसका मतलब क्या है कि जब मैंने ये कहा था कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, तो एक्चुअल में केमिकल रिएक्शन को बताया था। लेकिन जब उस केमिकल रिएक्शंस को मैंने सिंबल्स के थ्रू रिप्रेजेंट कर दिया तो ये क्या बन गई, केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन, तो केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन क्या बनेगी, केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन होती है द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। यानी किसी भी केमिकल रिएक्शंस को जब हम सिंबल्स के थ्रू रिप्रेजेंट कर देते हैं तो वो क्या कहलाता है, केमिकल इक्वेशन कहलाता है। जैसे मैंने अभी बोला था बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, व्हेन वी बर्न मैग्नीशियम इन एयर मैग्नीशियम ऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, कि जब हम मैग्नीशियम को बर्न करते हैं एयर में तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो मैंने ये क्या बोला, मैंने बोला केमिकल रिएक्शन। अब मुझे केमिकल इक्वेशन लिखनी है, तो मैं केमिकल इक्वेशन लिखने के लिए क्या करूंगा, मैग्नीशियम को किससे रिप्रेजेंट करूंगा, Mg से। एयर का सिंबल, यानी एयर में O2 होती है तो एयर का सिंबल होगा O2, और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है तो मैं लिख दूंगा MgO, 2MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब मैंने ये बोला कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है तो मैंने आपको केमिकल रिएक्शन के बारे में बताया। और जब मैंने उस रिएक्शन को किन्हीं सिंबल्स के थ्रू, इन सिंबल्स के थ्रू रिप्रेजेंट कर दिया तो वो क्या हो गया, केमिकल इक्वेशन हो गई। क्लियर होती है बात, यानी द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अब बारी आती है कि जब हमारे किसी, ये जो केमिकल रिएक्शन हमने लिखी है, जो केमिकल रिएक्शन में लेफ्ट साइड में होता है, जो भी कुछ होगा, जो भी मॉलिक्यूल लेफ्ट साइड में होंगे, इनको हमेशा बोला जाता है रिएक्टेंट। इनको क्या बोला जाता है, रिएक्टेंट्स। और जो एरो के इधर होता है उसको हमेशा बोला जाता है प्रोडक्ट, उसको बोला जाता है प्रोडक्ट। और इस एरो को हम यहाँ बोलते हैं गिव्स। और हमेशा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अलग अलग होंगे, रिएक्टेंट कुछ और होगा और प्रोडक्ट कुछ और होगा। ठीक है, किसी भी रिएक्शन में। तो इस तरीके से केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशंस आपकी क्लियर हो जानी चाहिए। तो केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, दोज प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड विद न्यू प्रॉपर्टीज, दैट इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। एंड द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। ठीक है, सिंबल्स के थ्रू किसी रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के तरीकों को क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। अब केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन आपको समझ में आ गई। मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन बताए थे, इवोल्यूशन ऑफ गैस बताया था, ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर बताया था, चेंज इन स्टेट बताया था, चेंज इन कलर बताया था, और फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट बताया था। ठीक है, तो चेंज इन स्टेट, स्टेट का मतलब अगर वो सॉलिड है तो सॉलिड से लिक्विड में चली जाए, लिक्विड से गैस में चली जाए तो चेंज इन स्टेट। कलर तो आपको पता ही है, कलर चेंज हो जाए तो वो चेंज इन कलर। इवोल्यूशन ऑफ गैस, अगर रिएक्शन के दौरान गैस बाहर आ रही है तो इवोल्यूशन ऑफ गैस हो जाएगा। चेंज इन टेम्परेचर, यानी केमिकल रिएक्शन के दौरान टेम्परेचर बढ़ जाए या टेम्परेचर घट जाए तो चेंज इन टेम्परेचर होगा। लेकिन फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ये शायद आपको ना पता हो, तो सब मैं आपको प्रेसिपिटेट बताता हूँ क्या होता है। तो प्रेसिपिटेट क्या होता है, पहले इस बात को समझते हैं। प्रेसिपिटेट क्या होता है बच्चों, इसके लिए हम कहते हैं इट इज द सेमी सॉलिड सब्सटेंस, इट इज द सेमी सॉलिड सब्सटेंस विच इज फॉर्म ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। यानी ये एक सेमी सॉलिड सब्सटेंस होता है, ना तो ये 100% सॉलिड होता और ना ही ये 100% लिक्विड होता। तो ये सॉलिड और लिक्विड के मिड की स्टेट टाइप का होता है, लेकिन इसे सॉलिड की क्लास में ही रखा जाता है। तो ये एक प्रेसिपिटेट होता है। जब हम किसी केमिकल रिएक्शंस को कराते हैं, फॉर एग्जांपल मैं करा रहा हूँ, मैंने AgNO3 लिया, सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन मैंने सोडियम क्लोराइड के साथ करा दी। तो सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन जब मैं सोडियम क्लोराइड के साथ कराऊंगा तो मुझे यहाँ पर सोडियम नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड मिलेगा। ठीक है, अब मैं इस रिएक्शन को प्रैक्टिकली आपको बताता हूँ होता क्या है। कि हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने क्या किया, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन ले लिया, AgNO3 का सॉल्यूशन ले लिया।
AgNO3 के सॉल्यूशन में हमने थोड़ा सा NaCl का सॉल्यूशन डाल दिया, पानी में घोल के इसको इसके अंदर डाल दिया। तो जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तभी क्या होगा कि यहाँ पर ऊपर की ओर एक नया सब्सटेंस बन जाएगा जिसको हम बोल रहे हैं NaNO3, सोडियम नाइट्रेट। और यहाँ नीचे की तरफ वाइट कलर का PPT, वाइट कलर का सेमी सॉलिड सा सब्सटेंस बैठ जाएगा, वो क्या होगा AgCl। और ये जो AgCl होगा ये क्या होगा PPT, प्रेसिपिटेट। और प्रेसिपिटेट को शॉर्ट फॉर्म में PPT लिखते हैं, ठीक है। तो यानी रिएक्शन कराते समय कई बार हमें क्या होता है, एक सॉलिड सब्सटेंस बनाना कुछ होता है और एक सॉलिड सब्सटेंस रिएक्शन में मिल जाता है जो नीचे बैठ जाता है, तो वो क्या कहलाता है, PPT कहलाता है। इट इज़ द सेमी सॉलिड सब्सटेंस फॉर्म ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन दैट इज नोन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। इस तरीके के रिएक्शंस को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं और इस तरीके के सब्सटेंस को प्रेसिपिटेट बोलते हैं। अलग अलग रिएक्शंस में अलग अलग तरीके के प्रेसिपिटेट्स बनते हैं और उनके कलर्स भी अलग अलग होते हैं, ठीक है। और अगर किसी रिएक्शन में डाउनवर्ड डायरेक्शन में, किसी मॉलिक्यूल के बराबर में डाउनवर्ड डायरेक्शन में एरो बना हुआ है, तो ये किसका सिंबल होता है, ये फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट का सिंबल होता है, ठीक है। अगर मैं AgCl की बात करूं तो AgCl क्या होता है, वाइट PPT की फॉर्म में आपके पास होता है। तो होप आपको प्रेसिपिटेट भी क्लियर हो गया होगा। द फॉर्मेशन ऑफ सेमी सॉलिड सब्सटेंस ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन दैट इज नोन एज प्रेसिपिटेट एंड द प्रोसेस in which precipitate is formed that is known as precipitation reaction। यानी किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान एक सेमी सॉलिड सब्सटेंस का बनना क्या कहलाता है, प्रेसिपिटेट कहलाता है। और अगर जिस रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बनते हैं उन रिएक्शंस को प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस बोला जाता है। उन रिएक्शंस को क्या बोला जाता है बच्चों, प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब बारी आती है केमिकल इक्वेशन। जब मैंने अभी आपको बताई थी तो आप लोगों को बताया था कि द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। केमिकल रिएक्शंस में मैंने बताया था कि अगर केमिकल रिएक्शन को सिंबल्स के थ्रू रिप्रेजेंट कर दिया जाए तो वो केमिकल इक्वेशन कहलाती है। अब ये जो केमिकल इक्वेशन होती है ना बच्चों, इट इज ऑल्सो ऑफ टू टाइप्स। ये दो तरीके की होती है। पहली जिसको हम बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, एक को बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और सेकंड को बोलते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और सेकंड होती है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है, ये समझिए। इसको हम समझते हैं किससे, एक अपने बैलेंस से। आप बैलेंस मीन्स तराजू। अब आपने तराजू देखा होगा, अगर मैं दोनों साइड वेट इक्वल रख दूं, यहाँ भी 1 kg वेट रखूं, यहाँ भी 1 kg वेट रखूं, तो तराजू की जो सुई होगी वो मिड में होगी। लेकिन अगर मैं यहाँ ज़्यादा कर दूं, यहाँ 1.5 kg कर दूं और यहाँ 1 kg है, तो क्या होगा, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा और ये अपवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा। तो पहले जब निडल बिल्कुल मिड में थी तो हम कह रहे थे वो क्या है, वो है बैलेंस। जैसी निडल अपने मिड से इधर या इधर हुई तो वो क्या है, अनबैलेंस। वो क्या है, अनबैलेंस। तो सेम कंसेप्ट यहाँ होता है कि अगर मैंने अभी बताया था कि अगर हम किसी केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा मैग्नीशियम की रिएक्शन मैंने ऑक्सीजन के साथ कराई थी तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था, ठीक है। अब एक साइड ये है बैलेंस का और एक साइड ये है बैलेंस का। अब अगर इधर और इधर दोनों साइड नंबर ऑफ एटम्स इक्वल हैं तो रिएक्शन बैलेंस है, और अगर नंबर ऑफ एटम इक्वल नहीं है तो रिएक्शन कैसी है, अनबैलेंस्ड है, ठीक है। अगर दोनों साइड, मैंने कहा था दोनों साइड वेट बराबर है तो रिएक्शन बैलेंस, दोनों साइड वेट बराबर नहीं है तो रिएक्शन अनबैलेंस्ड। सेम कंसेप्ट यहां पर है कि अगर दोनों साइड, एरो के दोनों साइड नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एटम इक्वल है, बराबर हैं, तो रिएक्शन बैलेंस्ड, और अगर नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर नहीं है तो रिएक्शन अनबैलेंस्ड। चलिए चेक करते हैं क्या ये रिएक्शन बैलेंस है या अनबैलेंस्ड है। तो आप देखिए मैग्नीशियम का कितना एटम है यहाँ पर, 1, तो मैंने मैग्नीशियम के आगे लिख दिया 1। ऑक्सीजन O कितने हैं यहाँ पर, 2, तो एक मैग्नीशियम है और 2 ऑक्सीजन है। किस साइड, लेफ्ट हैंड साइड, यानी रिएक्टेंट साइड, इसको बोलते हैं रिएक्टेंट साइड। रिएक्टेंट साइड में एक मैग्नीशियम है और 2 ऑक्सीजन के एटम्स हैं। प्रोडक्ट साइड में देखिए बच्चों, जब आगे कोई डिजिट होती है तो उस डिजिट की पूरे मॉलिक्यूल में मल्टीप्लाई होती है, तो जब 2 की इस mg में मल्टीप्लाई होगी तो मैग्नीशियम हो जाएंगे 2, तो इधर प्रोडक्ट साइड में मैग्नीशियम कितने हैं, 2, और इस 2 की आगे भी मल्टीप्लाई होगी तो ये ऑक्सीजन में भी मल्टीप्लाई होगी तो ऑक्सीजन भी हो जाएंगे 2। तो अब आप खुद देखिए और बताइए क्या ये बैलेंस्ड है, क्या ये बैलेंस्ड है। देखिए ऑक्सीजन तो बैलेंस हैं लेकिन मैग्नीशियम बैलेंस नहीं है, इधर 1 मैग्नीशियम है और इधर 2 मैग्नीशियम है, तो ये बैलेंस नहीं है।
अब जब ये बैलेंस नहीं है तो ये कैसी रिएक्शन है? इट इज द एग्जाम्पल ऑफ अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये किसका एग्जाम्पल होगी? अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का एग्जाम्पल होगी। अब अगर हमें अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है तो हमें किसी डिजिट से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। हमें मैग्नीशियम को बढ़ाना पड़ेगा। कितना बढ़ाना है? 2। तो मैं अगर इसके आगे 2 लगा दूं तो अब यहां मैग्नीशियम कितने हो गए? 2। अब देखिए, इधर मैग्नीशियम 2, इधर मैग्नीशियम 2, तो क्या हुआ? बैलेंस। इधर ऑक्सीजन 2, इधर ऑक्सीजन 2, तो बैलेंस। तो अब क्या हुआ? यानी जब मैंने Mg प्लस O2 गिव्स 2 MgO लिखा था तो ये क्या था? अनबैलेंस्ड। रीजन? क्योंकि यहां मैग्नीशियम 1 था और यहां मैग्नीशियम 2 थे। ऑक्सीजन तो दोनों जगह, दोनों साइड बराबर थे। लेकिन जब मैंने मैग्नीशियम के आगे 2 लगा दिया तो 2 Mg प्लस O2 गिव्स 2 MgO हो गया। अब यहाँ मैग्नीशियम के एटम्स कितने हैं? 2, और ऑक्सीजन के एटम्स भी कितने हैं? 2। जबकि इधर की साइड देखें तो यहाँ भी मैग्नीशियम के एटम्स हैं 2 और ऑक्सीजन के एटम्स हैं 2। तो अब ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। तो क्लियर हो गया होगा बैलेंस और अनबैलेंस। अब डेफिनेशन वाइज बोले तो क्या होगा? दोज केमिकल इक्वेशंस in which number of atoms or elements are equal to reactant side and product side, that is known as chemical balanced chemical equation। यानी वो रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट साइड में नंबर ऑफ एटम्स और वही एटम्स प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ एटम्स बराबर होते हैं तो वो क्या कहलाती है? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस में क्या होगा? दोज केमिकल रिएक्शंस इन विच नंबर ऑफ एटम्स और molecules of each atom is not equal to both side, दोनों साइड इक्वल नहीं होते हैं तो वो क्या कहलाता है? अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। चलिए बच्चों, आज की क्लास यही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हाउ टू बैलेंस द केमिकल रिएक्शंस, मींस केमिकल रिएक्शंस को कैसे बैलेंस किया जाता है, और टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड डोंट फॉरगेट द प्रेस बेल आइकन। आप बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी न्यू वीडियो के नए नोटिफिकेशंस मिलते रहें। चलिए मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।